नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में कल रात तक की सुर्खियों से बने हुए करंट अफेयर के बारे में जानने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। दिन बुधवार, तारीख 19/2/2025। आइए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला, सरकारी स्वामित्व वाले बीएसएनएल ने 17 वर्षों के बाद वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में कितना मुनाफा कमाया? उत्तर है 262 करोड़ का। आइए इस खबर के बारे में जानें। भारत सरकार के स्वामित्व वाली टेलीकॉम सेवा प्रदाता भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया। यह 2007 के बाद पहली बार है कि जब कंपनी ने लाभ कमाया। नवाचार और नेटवर्क विस्तार बना सफलता की कुंजी। बीएसएनएल की इस उपलब्धि के पीछे नवाचार, नेटवर्क विस्तार, लागत नियंत्रण, ग्राहक केंद्रित सेवाओं में सुधार मुख्य कारण है। कंपनी ने अपनी सभी प्रमुख सेवाओं सेलुलर, मोबिलिटी, एफटीटीएच और लीज लाइन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। अगला, हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? उत्तर है 10वां। आइए इस खबर के बारे में जान ले। इस साल के सीसीपीआई में भारत 10वें स्थान पर है, जो सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है। भारत की सीएचजी उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोगी श्रेणियों में उच्च रैंकिंग, जलवायु नीति में मध्यम और नवीनीकरण ऊर्जा में निम्न रैंकिंग प्राप्त हुई है। भारत में अप्रैल से जून तक आम चुनाव हुए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए। इसका मतलब है कि जलवायु नीति में बड़े बदलाव होने की संभावना नहीं है। जलवायु कार्रवाई के लिए विकासोन्मुख दृष्टिकोण जारी रखने और तीव्र होने की उम्मीद है, जो कि उद्योग और आबादी की बढ़ती ऊर्जा मांग से प्रेरित है, न कि डीकार्बनाइजेशन पर इक्विटी पर ध्यान केंद्रित करने से, जो और स्थानीय अपवादों के बीच पर्याप्त अंतर के साथ। अगला, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवादी विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया। नेक्स्ट, ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना। नेक्स्ट, इंडोनेशिया में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है। नेक्स्ट, 43वां एशियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया। नेक्स्ट, टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया। नेक्स्ट, पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। नेक्स्ट, भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक न्यू दिल्ली में आयोजित की गई। अगला, कर्नाटक में सैटेलाइट टाउनशिप योजना की मंजूरी दी गई। नेक्स्ट, फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्लेऑफ टूर्नामेंट का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। नेक्स्ट, वीज़ा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की। नेक्स्ट, ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना। नेक्स्ट, ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सेंटियोबल मार्क्स को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित कर दिया गया। नेक्स्ट, असम ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी। अगला, असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया गया। नेक्स्ट, भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है। नेक्स्ट, असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया। नेक्स्ट, सोनाई रुपई वन्यजीव अभयारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला। नेक्स्ट, गायक प्रतुल मुखोपाध्याय का निधन हो गया। नेक्स्ट, एम्स दिल्ली ने उन्नत रोगी देखभाल के लिए रोबोटिक सर्जरी शुरू की। अगला, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS 2025 भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर है दुबई।
आइए इस खबर के बारे में जानें। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS 2025 11 से 13 फरवरी 2025 तक दुबई में भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत प्रारंभ हुआ। इस 12वें संस्करण में वैश्विक नेता, नीति निर्माता और विशेषज्ञ इकट्ठा हुए और शासन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उभरते रुझानों पर चर्चा की। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। उन्होंने भारत की हरी विकास और जलवायु लचीलापन की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जो देश को चल रही पर्यावरणीय पहलों के अनुरूप है। अगला, भारत में हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने किस देश के साथ $100 मिलियन का समझौता किया? उत्तर है फ्रांस के साथ। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत में हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने फ्रांस के FFD फ्रेंच एजेंसी फॉर डेवलपमेंट के साथ समझौता किया। इस समझौते के तहत $100 मिलियन की ऋण सुविधा दी जाएगी। इस समझौते के बारे में ज़्यादा जानकारी। इस समझौते का मकसद भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए हरित वित्त समाधानों को बढ़ाना है। इस साझेदारी का मकसद सतत विकास को बढ़ावा देना और कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना है। अगला, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर है मस्कट में। आइए इस खबर के बारे में जानें। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने मस्कट, ओमान में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन IOC में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अगला, हाल ही में कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? उत्तर है फिलीपींस। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत अपने रक्षा निर्यात में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है और फिलीपींस को अपनी आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए $200 मिलियन की संभावित सौदे पर चर्चा चल रही है। यह सौदा, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में समाप्त होने की उम्मीद है, भारत के वैश्विक रक्षा बाजार में बढ़ती उपस्थिति और फिलीपींस के साथ संबंधों को मजबूत करता है, जो अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। आकाश मिसाइल प्रणाली, जिसे भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है, उसकी उन्नति, प्रौद्योगिकी लागत, प्रभावशील और परिचालन क्षमता के कारण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर रही है। अगला, 5वां नौसैनिक अभ्यास कमोडो कहाँ शुरू हुआ? उत्तर है इंडोनेशिया में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कमोडो या बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कमोडो MNEK इंडोनेशियन नौसेना TNI-AL द्वारा आयोजित और संचालित एक सैन्य अभ्यास है। यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। पहला कमोडो 2014 में बाटम के आसपास आयोजित किया गया था। अगला, हाल ही में किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत के आधिकारिक दौरे पर आए? उत्तर है कतर। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी इससे पहले 24-25 मार्च 2015 को भारत की यात्रा पर आए थे। वहीं उनके पिता शेख हमद बिन खलीफ अल थानी, जब वो कतर के अमीर थे, उन्होंने 1999, 2005 और 2012 में भारत की यात्रा की थी। द्विपक्षीय दौरे के अलावा भारत के प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी को अलग अलग मौके पर भी मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान कतर के अमीर से मुलाकात की थी। किस टेनिस खिलाड़ी को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया? उत्तर है सिनर को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। दिग्गज टेनिस प्लेयर सिनर और वाडा के बीच प्रतिबंध पर समझौता हुआ। इस खिलाड़ी को सिर्फ 3 महीने के लिए बैन किया गया। इसकी आलोचना टेनिस खिलाड़ियों ने की और कहा यह सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। अगला, हाल ही में जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? उत्तर है कर्नाटक। आइए इस खबर के बारे में जानें। साल 2024 के स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कर्नाटक पहले नंबर पर रहा। यह सूचकांक केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था ने जारी किया। इस सूचकांक में कर्नाटक के बाद केरल दूसरे, तमिलनाडु तीसरे, वहीं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात भी शीर्ष में शामिल रहे। कर्नाटक के बेहतर प्रदर्शन के कारण: पहला है मजबूत स्थानीय शासन प्रबंधन, दूसरा है वित्तीय सुधार, तीसरा है प्रशासनिक कार्यक्षमता, चौथा है क्षमता निर्माण, पांचवा है शक्तियों का कुशल हस्तांतरण और छठा है उच्च स्तर की जवाबदेही।
अगला, हाल ही में कहाँ फ्लावर शो का आयोजन किया गया? उत्तर है नोएडा में। अगला, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? उत्तर है आयुष मंत्रालय के द्वारा। आइए इस खबर के बारे में जानें। आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन शुरू करने की घोषणा की। आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 2025 के संस्करण IDVI 2025 के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री योग पुरस्कार के लिए नामांकन शुरू करने की घोषणा की। अगला, किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी? उत्तर है हरियाणा। आइए इस खबर के बारे में जानें। हरियाणा सरकार ने हाल ही में नए वन्यजीव संरक्षण नियम लागू किए जो नीलगाय ब्लू बुल के नर को मारने की अनुमति देते हैं। अगला, डीप ओशन मिशन के तहत 2026 तक लॉन्च की जाने वाली भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? उत्तर है मत्स्य 6000। आइए इस खबर के बारे में जान लें। डीप ओशन मिशन के तहत मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित की जा रही है, जिसमें 2.1 मीटर आंतरिक व्यास वाला टाइटेनियम मिश्र धातु से बना पर्सनल स्फीयर होगा, जो 6000 मीटर की गहराई तक मानव को सुरक्षित ले जाने में सक्षम होगा। टाइटेनियम मिश्र धातु से बने पर्सनल स्फीयर का एकीकरण इसरो के सहयोग से किया जा रहा है। अगला, ब्रह्मोस NG मिसाइल भारत और किस देश के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की है? उत्तर है रूस। आइए इस खबर के बारे में जान लें। इस साझेदारी का उद्देश्य दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली ब्रह्मोस का डिजाइन, विकास, निर्माण और विपणन करना था। समझौते के अनुसार दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से मिसाइल का विकास और उत्पादन करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें भारत की 50.5% हिस्सेदारी और रूस की 49.5% हिस्सेदारी संयुक्त उद्यम में थी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।